गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 17 जुलाई। और यहाँ पे जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना। और आपके एग्जाम में आने की पूरी जो संभावना है। अभी आपके बिहार के एग्जाम होने हैं, अभी आपके उत्तर प्रदेश में एग्जाम होने हैं, और उत्तराखंड में एग्जाम होने हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी राज्य में एग्जाम होते रहते हैं और होते रहेंगे। ठीक है। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे करंट अफेयर तो पूछेगा ही पूछेगा। 35 से 40 क्वेश्चन पूछ लेता है। और आपके जो स्टैटिक पोर्शन है, चाहे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो जो टॉपिक है ना यहाँ पर कवर किए जाएंगे। ओके, चलिए। अगर थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जिनको पेपर पढ़ने में डर लगता है या पेपर फोबिया है, पेपर देखते ही भाग जाते हैं या उनको खोलने का मन नहीं करता है, तो वो डर खत्म हो जाएगा आपको। इसमें वही टॉपिक को कंसीडर किया जाता है या उसी टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी टॉपिक को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा हमारा मेंस प्रोग्राम चल रहा है बीपीएससी 71 मेंस को लेकर। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहेगा। इसका सॉल्यूशन हमारे ग्रुप में प्रोवाइड किया जा रहा है। और स्क्रीन पे आप नंबर देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, आप इस पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग लास्ट में बात करेंगे। अभी अपने मुद्दे पे आते हैं। अभी बिहार में होना है इलेक्शन, तो बिहार में विकासात्मक मुद्दे पे बातचीत नहीं हो रहा है कि महिलाओं के उत्थान को लेकर, या आप देखोगे गरीबी दूर करने को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर, इस तरह की कोई पार्टी बात नहीं कर रहा। बात कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहा है। लोग यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात कर रहा है। तो देखिए, बिहार हो या अन्य राज्य हो, सबकी अपनी अपनी समस्या है। जैसे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, उत्तराखंड में आप डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर देखेंगे वहां पे, या आप देख लो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का वहां पर प्रॉब्लम है। तो सब राज्य के अपने अपने प्रॉब्लम है। आप वहां पर देख लो कि महाराष्ट्र में आप भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है इलेक्शन कमीशन। आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछेगा कि हाल के दिनों में इलेक्शन कमीशन जो है ना विवाद में रहा, इसके पीछे क्या वजह है और इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, उसके पे आप प्रकाश डालें। तो यहाँ पर आपको बता दें, विपक्षी जो दल है ना, वो जो है ना इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहा है कि वो जो हमारे मतदाता हैं, गरीब वोटर हैं, उनको वंचित करना चाहती है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। पहला ये फैक्ट याद रखिएगा। कारण पूछेगा तो आपको ये बता देना है। दूसरा आपको बता दें, यहाँ पे लोकसभा की जो है ना ये अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी। ठीक है, तो लोकसभा के जो क्या है माफ कीजिएगा, अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी। तो अपोजिशन लीडर बनने के लिए ना आपको 1/10 वोट लेकर आना होगा। मान लीजिए लोकसभा में कितना है, 543 सीट है ना। तो 543 में आपको 1/10 कितना हो गया, इसका 54 सीट आपको लेकर आना होगा। तो एंग्लो इंडियन वाला था, लेकिन उसको तो खत्म कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार, इनका नाम याद रखिएगा। 26 नंबर के हैं। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन का जो नियुक्ति होता है, एक पैनल करती है। एक पैनल जो है ना नाम का सिफारिश करती है, फिर उसको जो नाम जो है ना राष्ट्रपति उस नाम को अपॉइंट करते हैं। ध्यान रखिएगा, काफी न्यूज में रहा था। उसके बाद बात करेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा भारत के साथ इंडोनेशिया जैसा व्यापार। कुल मिलाकर जो है ना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप। इनका जो मुख्य फोकस क्या है पता है, कि भारत का जो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, जो डेयरी प्रोडक्ट वाला जो सेक्टर है ना, वहां पे टैरिफ को कम किया जाए। वहां पे टैरिफ को कम किया जाए और ये जो सेक्टर है ना, वो अमेरिकी प्रोडक्ट के लिए खोल दिया जाए। लेकिन भारत की अपनी मजबूरी है, क्योंकि आपको पता है ना, 85% जो किसान है ना, वो मार्जिनल किसान है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। और वो लोग जो खेती करते हैं ना, सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए कर पाते हैं। वो लोग बेच नहीं पाते अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि उतना प्रोडक्शन होता ही नहीं है। बहुत सारी समस्याएं हैं किसान की। तो ऐसे में अगर हम अमेरिका प्रोडक्ट के लिए अगर खोल दे, तो क्या हमारे किसान के लिए सही होगा? नहीं होगा ना। तो भारत इन चीज को ध्यान में रखते हुए अपना एग्रीकल्चर और अपना डेयरी प्रोडक्ट नहीं खोल रहा है, चाहे अमेरिका हो, जो चाहे कोई भी कंट्री हो। भारत चाहता है कि जो उसके प्रोडक्ट है, चाहे कपड़ा को लेकर, रत्न आभूषण को लेकर, लेदर प्रोडक्ट को लेकर, ठीक है, प्लास्टिक प्रोडक्ट को लेकर, ये इसके लिए जो है ना अमेरिका बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहा है, उसको कम किया जाए। और अमेरिका चाहता है कि जो भारत जो है ना टैरिफ कम करे, जैसे कि अमेरिकी वाहन हो गया, पेट्रो रसायन हो गया, शराब को लेकर, ये सब चीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, कि भारत किन किन प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है, उसको ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्या है, कि ये जो कपड़ा जो है भारत का, ये जो ना श्रम प्रधान क्षेत्र है। मतलब यहाँ पर लेबर बहुत ज्यादा लगते हैं, जैसे कपड़ा का हो गया, रत्न हो गया, लेदर प्रोडक्ट हो गया, इसमें जो है ना
भारत लेबर को ज़्यादा लगाता है और ये लेबर प्रधान वाला एरिया है। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इनमें से कौन-सा प्रोडक्ट जो है ना लेबर प्रधान है, ठीक है? इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। ये है रूस के ये कौन है? इनका नाम याद रखिएगा। नाटो के महासचिव है मार्क रूट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। बीपीएससी ने पूछा भी रहा है, यूपीएससी ने भी पूछ लिया है। मार्क रूट, ये नाटो के क्या है? महासचिव है, प्रमुख कह लीजिए। नाटो पता है ना? एक सैन्य संगठन है। क्या है? सैन्य संगठन। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए इसके जो एक मेंबर पे हमला होता है किसी देश के द्वारा, तो पूरा संगठन पे हमला माना जाएगा। ये सैन्य संगठन है मार्क रूट। तो ये भारत, ब्राज़ील और चाइना पे दबाव बना रहा है कि आप जो खरीद रहे हो ना तेल रसिया से, मत खरीदो, ठीक है? क्योंकि वो रसिया को डायरेक्ट तो बोल नहीं सकता कि यूक्रेन के साथ समझौता कर लो आप, युद्ध शांति समझौता कर लो। क्योंकि यूक्रेन माफ़ कीजिएगा रसिया झुकने वाला है नहीं। उसको पता है कि भारत, चाइना, ये ब्राज़ील सब हमारे पक्ष में खड़ा है। और ये जो अमेरिका है, वेस्टर्न कंट्री, ये नाटो है ना, वो भारत पे दबाव बना रही है कि आप जो क्रूड ऑयल खरीद रहे हो, क्रूड ऑयल मत खरीदो। किससे? इससे जो है ना इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है रसिया को और वो लंबा संघर्ष कर रहा है यूक्रेन के साथ। भारत ने कहा अच्छा ये बात है, ऐसा करो कि जो रेट पे हमको दे रहा है रसिया क्रूड ऑयल, उस रेट पे आप हमको दे दो। हम अभी का अभी बंद कर देंगे। लेकिन आप ऐसा कीजिएगा नहीं, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा। जो फैक्ट आपको बताएँ और हाँ, जो रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है ना, ये जो इतना लंबा खींच रहा है ना, इसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका क्या कर रहा है? यूक्रेन को चढ़ा दे रहा है, सप्लाई के माध्यम से हथियार दे दे रहा है, पैसा दे दे रहा है और वो भी आवेश में आके लड़ रहा है रसिया के साथ। और रसिया जो है ना, एक ही डिमांड कर रहा है कि तुम नाटो का मेंबर मत बनो, हम लड़ाई रोक देंगे। और जो-जो क्षेत्र पे हमारा कब्जा करके रखे हो, वो क्षेत्र को वापस कर दो या उसको छोड़ दो। बाकी सब कुछ नॉर्मल रहेगा। लेकिन यूक्रेन ऐसा कर नहीं रहा है क्योंकि उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, वेस्टर्न कंट्री वाला सपोर्ट कर रहा है, नाटो वाला उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये सब। क्वेश्चन पूछता है मेंस में कि रसिया यूक्रेन के पीछे जो इतना लंबा संघर्ष चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? वही नाटो का एग्जांपल दे दीजिएगा वहाँ पे। ये क्वेश्चन बीपीएससी 70 में पूछा भी गया था। अब बात करेंगे अभी जो मानसून का ये चलेगा, क्या चलेगा मानसून का? सभा मानसूनी सभा चलेगा ना, मानसून सत्र चलेगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है? तो इसमें जो है ना 8 नए विधेयक को लाया जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना ये वाला, पीएम धन्य धान कृषि योजना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसानों की जो समस्या है आत्महत्या को लेकर, ठीक है? तो किसानों का जो समस्या है, उसको दूर करने के लिए सरकार ने कौन-कौन सा योजना लॉन्च किया है, उसके बारे में प्रकाश डालें। तो आप वहाँ पे किसान क्रेडिट योजना, फिर वहाँ पे मृदा परीक्षण योजना के बारे में बात कर दीजिएगा, फिर हेल्थ सॉइल कार्ड के बारे में बात कर दीजिएगा वहाँ पे। बहुत सारी स्कीम है जो सरकार जो लॉन्च की है, उसी में एक स्कीम ये भी है, पीएम धन धान कृषि योजना। इसका उद्देश्य पता है? जो फसल किसान उगा रहे हैं ना, तो फसल जो उगा रहे हैं, उससे प्रोडक्शन अधिक कैसे हो, उस पे काम होगा। फसल का विविधीकरण होगा, ठीक है? टिकाऊ कृषि पे फोकस किया जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि पीएम धन धान कृषि योजना जो है ना, किसानों को किस प्रकार से हेल्प कर सकता है या मदद कर सकता है? या आपसे पूछेगा कि किसान जो आत्महत्या करते हैं, आत्महत्या उसको कैसे रोकने में कारगर होगा? तो आप इसके प्रावधान के बारे में चर्चा कर देंगे, ठीक है? इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया और इसको जो है ना, किस बजट में पेश किया गया था? 2025-26 के बजट में पेश किया गया था, याद रखिएगा। इसका क्या उद्देश्य है? टिकाऊ कृषि को बढ़ाना, उत्पादकता को बढ़ाना, फसल का विविधीकरण पे जोर देना, ठीक है? ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। हाँ, एक चीज़ तो बताना ही भूल गए, आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो कमेंट कीजिए ना वहाँ पे। कुछ लोग बोलते हैं तब करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं करते हैं। कुछ दिनों से मैं अपील कर रहा हूँ कि आप लोग कीजिए, 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 लेकिन आप लोग के जो है ना, एकदम बिल्कुल इग्नोर कर दिए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए, अब बात करेंगे पुल के बारे में। अभी आपने देखा ना अ, गुजरात के अहमदानगर में पुल गिर गया, बिहार में पुल गिर जा रहा है, छत्तीसगढ़ में पुल बह जा रहा है, महाराष्ट्र में पुल बह जा रहा है। ये जो ना पुल गिरने का समस्या किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। भारत के अनेक राज्यों में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे वजह क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो अभी हाल में जो पुल गिरने का जो घटना है, उसकी बारंबारता बढ़ गई है। तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? और इसके सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो आपको बता दें, जो पुल है ना, वो अर्थव्यवस्था में या बुनियादी जो है ना, महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि यातायात को क्या करता है? दुरुस्त करता है, यातायात को आसान करता है। प्रोडक्ट जो है ना, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं, पैसेंजर कर सकते हैं।
ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। लेकिन जो कारण के बारे में बात किया गया ना कि पुल गिर कैसे जा रहा है? अंग्रेज जो बना के गया था पुल, उसका 100-100 साल तक चल रहा है और हम लोग जो अभी बना रहे हैं, अत्याधुनिक टेक्निक का यूज़ करते हुए भी, वो 50 साल से कम समय तक चल पा रहा है, गिर जा रहा है। ऐसा कैसे? इसके पीछे जो वजह है ना, वो है लापरवाही। जो सरकारी जो तंत्र है, यहाँ पर जो सरकारी जो तंत्र है ना, उसकी लापरवाही, भ्रष्टाचार, ठीक है? अनदेखी, इग्नोरेंस, जवाबदेही का अभाव, ये सब प्रॉब्लम है, आपको लिखना होगा वहाँ पे। अभी आप देखोगे ना, पुल बन रहा है, तो पुल का नींव बाद में पड़ रहा है, भ्रष्टाचार का नींव पहले चल जा रहा है। वहाँ पे भ्रष्टाचार हावी हो जा रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे लाल फीताशाही के बारे में बात कीजिएगा, यहाँ पे प्रशासनिक विफलता के बारे में बात कीजिएगा, यहाँ पे तकनीकी विफलता के बारे में बात कीजिएगा, ये सब कारण है। सॉल्यूशन पे क्या होना चाहिए? तो सॉल्यूशन पे जो है ना, यहाँ पे पारदर्शिता बढ़ाना चाहिए। फिर यहाँ पे निगरानी को जो है यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, जवाबदेही तय करना चाहिए, ऑडिट प्रक्रिया को जो है ना रेगुलर करना चाहिए और जो खराब पुल है, आपको नज़र में आ गया कि ये खराब पुल है, तो उसको बंद कर दें और वैकल्पिक रास्ता का वहाँ पे प्रबंध करें। ये सब चीज़ करना चाहिए ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे अधिकारी हैं, जो अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो लोग इनके बातों को इग्नोर कर देंगे, इनको दरकिनार कर देंगे, इनको महत्व नहीं देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो ये सब समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये आर्टिकल को पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी आपको जो एसए पेपर होता है ना, एसए, वहाँ पे हेल्प करेगा। जब आपसे पूछेगा कि अ, आटे में नमक नहीं और नमक में आटा मिलाया गया है, इससे आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप देखोगे बिहार जैसे एग्ज़ाम में वहाँ पे एसए का एक महत्वपूर्ण योगदान है, एसए पेपर का 300 मार्क्स का आता है। तो इस तरह का जो कोटेशन है ना कि आटे में नमक नहीं बल्कि नमक में आटा मिलाया गया है, इसका मतलब है भ्रष्टाचार, ठीक है? ध्यान रखिएगा और भ्रष्टाचार के बारे में आप पुल के एग्ज़ाम्पल देते हुए वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो यहाँ पर बात किया गया है, देखिए, अभी डब्ल्यूएचओ का एक डाटा आया है, भारत के संदर्भ में। क्या डाटा आया है? कि जो पूरा दुनिया में रेबीज के कारण जो मरने वाला जो संख्या है ना, वो भारत में अधिक है, ठीक है? ये बहुत हमारे लिए चिंता का विषय है। लगभग 100 लोग अगर पूरी दुनिया में मर रहे हैं ना, तो 26 लोग भारत में अकेले मर रहे हैं। तो ये रेबीज का प्रॉब्लम अचानक से इतना बढ़ कैसे गया? इसके पीछे पता है क्या कारण है? शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। अब देखोगे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, घर की संख्या बढ़ रहा है वहाँ पे। तो जो कुत्ते हैं, आवारा कुत्ते, उनका जो प्रवास का जो जगह है या उनके भोजन का जो जगह है, वहाँ पे हो जा रहा है अतिक्रमण। और ऐसे में जो आवारा कुत्ते हैं, जो गली मोहल्ले के जो कुत्ते रहते हैं, डोमेस्टिक जो कुत्ते रहते हैं ना, उनको जगह नहीं मिल पा रहा रहने के लिए, खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा। ऐसे में वो हिंसक हो जाते हैं। पहला कारण ये है। साथ ही साथ एक कारण और बताया गया है कि यहाँ पे जो एक नियमावली बना था कि जो खाना वगैरह जो दिया जाता है आवारा कुत्तों को, उसको लेकर जो नियम है पालन नहीं किया जाता है। जहाँ-तहाँ भी खिलाने लग रहे कुत्ते को। तो ऐसे में क्या होता है ना, एक जगह कई कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं और इससे जो राहगीर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, औरतें होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उन पे हमला बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एससीओ अभी समिट हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है एससीओ समिट? चाइना में हो रहा है। ये फैक्ट को याद रखिएगा। एससीओ में कितना मेंबर है? 10 मेंबर है। ये भी याद रखिएगा। इसमें पाकिस्तान मेंबर है, इसमें चाइना मेंबर है और इसमें भारत मेंबर है। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्या है कि जब एससीओ बना था ना, तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव था, कुछ उद्देश्य था। आतंकवाद से लड़ना, अलगाववाद को खत्म करना, चरमपंथ को खत्म करना। भारत ने बोला कि जो ऑब्जेक्टिव था एससीओ का ना, उस ऑब्जेक्टिव से भटक रहा है। उसने भारत ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पाकिस्तान के मसले पे पाकिस्तान अपने आप को वैश्विक लेवल पे आतंकवाद से पीड़ित बताता है कि हम जो है ना आतंकवाद से बहुत पीड़ित है, हमारे यहाँ आतंकवाद बहुत फल-फूल रहा है, हम उससे हमको बचा लीजिए। लेकिन भारत ने सबूत के साथ ये चीज़ दिखाया है बार-बार, चाहे पहलगाम का घटना हो, चाहे उरी का घटना हो, है ना? कि पाकिस्तान जो है ना सीमा पार से क्या करता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है। उसके यहाँ जो इंडस्ट्री है ना, वो आतंकवाद का इंडस्ट्री है। उसके यहाँ जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होता है ना, एग्रीकल्चर नहीं, वहाँ पे किस क्या चीज़ का प्रोडक्शन होता है? आतंकवादी का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पे काम नहीं किया जाता है। वहाँ पे बम, बारूद और वहाँ पे आतंकवादी का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ऐसा चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो भारत ने कहा कि एससीओ का जो सम्मेलन हुआ था, अभी रक्षा समझौता हुआ था वहाँ पे, तो वहाँ पे एक जॉइंट स्टेटमेंट बनता है। सारे मेंबर लोग वहाँ पे साइन करते हैं कि हाँ, इस मुद्दे पे जो है हमारा आम सहमति है। लेकिन भारत ने उस पे साइन करने से मना कर दिया। ऐसा क्यों किया भारत ने? भारत ने बोला कि एससीओ जो है ना,
वो आतंकवाद को खत्म करने को लेकर यहाँ पे स्थापना हुआ था। लेकिन जब पहलगाम में जो घटना हुआ भारत में, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं किया गया? तो भारत ने इसको लेकर आपत्ति जताया और कहा कि इस तरह का दोहरा नीति नहीं चलेगा। आप लोग बंद करें यहाँ पे। और ये मैसेज जो है ना चाइना को भी है, क्योंकि चाइना जो है ना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। आपने ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसमें देखा था कि जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था पाकिस्तान को, वो चाइना दे रहा था अपने सैटेलाइट के माध्यम से कि भारत की पोजीशनिंग कहाँ पे है, भारत कहाँ से हमला करने वाला है, आप अलर्ट रहे, भारत कौन सा मिसाइल छोड़ने वाला है। ये सब इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा था? चाइना दे रहा था पाकिस्तान को। इसलिए भारत ने इस चीज को देखा और कहा कि ये सब दोगला नीति छोड़िए आप लोग, नहीं तो जो अस्तित्व है ना इस चीज का वो खत्म हो जाएगा। फिर बात करेंगे यहाँ पे, देखिए सोशल मीडिया के बारे में। ये जो है ना, ये सब जो स्कॉलर होते हैं, ये सब पीएचडी करने वाले स्टूडेंट होते हैं और ये लोग जो है ना रिसर्च करके किसी टॉपिक पे लिखते हैं, आपको पता है ना, इसलिए हमने इस टॉपिक को ले लिया है। यहाँ पर बात किया गया सोशल मीडिया को लेकर। एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सोशल मीडिया की क्या भूमिका है, इसके नकारात्मक इसके सकारात्मक पहलू पे चर्चा करे या प्रकाश डाले, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको कुछ पॉइंट तो याद होना चाहिए ना। आपको बता दें, सोशल मीडिया का जो यूज है ना मनोरंजन में, एंटरटेनमेंट, ठीक है, सूचना को लेकर, सूचना का आदान प्रदान करने को लेकर, संवाद को लेकर, और क्या, और यहाँ पे जो है ना, और बस, ठीक है, मतलब इन महत्वपूर्ण चीज़ों पे इसका यूज़ होता है। एग्ज़ाम्पल आप देख लो, सोशल मीडिया में यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, नुकसान भी है, जैसे कि ये मानव और शारीरिक जो स्वास्थ्य है ना, उस पे नकारात्मक असर डालता है। आजकल जो लोग हैं ना, लोग रिश्ते कम बना रहे हैं, लोग अपने परिवार से कम जुड़ रहे हैं। स्क्रीन टाइम जो है ना, मोबाइल स्क्रीन पे ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे हैं। आजकल लोग रील बनाने में और रील देखने में अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है? नुकसान क्या है? शरीर पे जो है ना नकारात्मक रूप से जो है ना प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात किया गया सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो है ना परमिशन दिया है कि आप जो है ना रेगुलर जो रूटीन जो मतदाता जो पत्र होता है, क्या बोलते हैं उसको? मतदाता सूची होता है, उसका आप रिव्यू कीजिए और उसका शुद्धिकरण कीजिए। शुद्धिकरण करने का मतलब क्या है? बहुत सारे जो है ना नए-नए जो मतदाता जुड़ेंगे, उसको अपडेट कीजिए। बहुत लोग जो है ना मतदाता का मृत्यु हो जाता है, उनको बाहर कीजिए, उनके नामों को बाहर कीजिए। बहुत लोग जो है ना, जिनका नाम जो शामिल है, वो कहीं और राज्यों में जाके बस गए, वहाँ पे वोटर लिस्ट में उनका नाम आ गया, तो यहाँ से उनको हटाइए। तो ये सब जो है ना शुद्धिकरण का प्रक्रिया है। क्योंकि अभी आपने देखा विपक्ष वाले जो है आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे कि वो जो है ना हमारे मतदाता को बाहर करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मुख्य जो क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? पारदर्शी और निष्पक्षता रूप से चुनाव करवाना। जो वास्तविक मतदाता हैं, उनको वोट का जो अधिकार है, उनको सुनिश्चित करना। जो फर्जी वोटर हैं, उसको बाहर करना। ये सब जो है ना काम किसका है? इलेक्शन कमीशन का। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे। यहाँ पर बात किया गया वनों को लेकर। वन जो है ना, वन संपदा, उसके बारे में बात किया गया कि जो मानवीय गतिविधियां हैं, जो मानव लालच है, उसके कारण हमारे जो वन है ना, वो तहस नहस हो जा रहा है। और आपको पता है ना, मनुष्य की लाइफ तभी एग्जिस्ट करेगा जब हमारे पास नेचर रहेगा। अगर नेचर खत्म, मनुष्य खत्म। तो आज जो सबसे बड़ा समस्या है वन को लेकर, अतिक्रमण सबसे बड़ा मसला है। अर्बनाइजेशन सबसे बड़ा मसला है। पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, ये भी बहुत बड़ा मसला है, ध्यान रखिएगा। आज जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं ना, वन संरक्षण को लेकर ज़्यादा उत्सुकता नहीं दिखाती है। कोई भी अपनी मैनिफेस्टो में ना इस मुद्दे को शामिल नहीं करता है। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। तो जो नीतियाँ भी बनता है, जैसे वन संरक्षण अधिनियम हो गया, अब देखोगे वन से जो जुड़ा हुआ जो प्रावधान है, उसको सही से लागू नहीं किया जा रहा है। जागरूकता का अभाव है लोगों में। तो ये सब भी समस्या है वनों को लेकर, ध्यान रखिएगा। यहाँ ये जो टॉपिक है ना, ये जॉब वाला टॉपिक है, लेकिन हमने इसको कंसिडर किया है। इसमें आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगा जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर बात किया गया है मेक इन इंडिया के बारे में, और भारत में जो 2024-25 में एफडीआई आया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो $85 बिलियन का आया था। ये फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। और मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में रोजगार जनरेट करना, स्किल को बढ़ावा देना, स्टार्टअप को बढ़ावा देना, और जो रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करना। भारत अपनी ज़रूरतों का प्रोडक्शन कर सके। जैसे आपने देखा मेक इन इंडिया का कोविड के समय भारत सैनिटाइज़र जो है ना इम्पोर्ट कर रहा था, मास्क जो है ना इम्पोर्ट कर रहा था। ये सब सही है? नहीं। मेक इन इंडिया के तहत क्या किया गया? सबको बनाओ, भारत में बनाओ। अपनी ज़रूरतों को तो पूरा ही किया। जो वर्ल्ड में जो डिमांड था उसको फुलफिल किया। इसलिए हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे वही चीज़ है कि अमेरिका चाहता है रसिया, ब्राज़ील, चाइना पे
दबाव बनाने कि आप जो है ना रशिया से बात करो या उस पे दबाव बनाओ कि यूक्रेन के साथ समझौता कर ले, शांति समझौता। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज सारे देश ना अपने आप में जो है ना कैपेबल हैं। तो यहाँ पे भारत पे दबाव बना रहा है कि आप काहे क्रूड ऑयल खरीद रहे हो उससे? भारत वही बोलता है कि हमारी जो है ना नेशनल जो सिक्योरिटी है ना, उसको कंज़र्व करने के लिए हमें तेल खरीदना पड़ता है। हमारे यहाँ 140 करोड़ का आबादी है। हमें 2047 तक डेवलप कंट्री बनना है। हमको ऊर्जा चाहिए। और भारत ही क्या, सारे देश जो है ना नेशनल जो सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है, तो भारत भी देगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। वही रक्षा जो प्रमुख है हमारे, इनका नाम याद रखिएगा, अनिल चौहान। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सीडीएस कौन है वर्तमान के? इन्होंने कहा कि भारत को अपनी जो ज़रूरत है डिफेंस सेक्टर में, खुद प्रोडक्शन करना चाहिए, किसी दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो इसके क्या परिणाम है? इससे क्या होता है ना कि जो सुरक्षा को लेकर जो तैयारी होता है ना, वो कमज़ोर पड़ जाता है। अगर हम लोग दूसरे देशों पे निर्भर रहेंगे ना, तो ज़रूरत के समय देगा नहीं। जैसे अभी आपने देखा चाइना का एग्ज़ाम्पल, क्रिटिकल जो मिनरल्स है, हमें चाहिए, क्योंकि 2047 तक भारत को क्या बनना है? डेवलप कंट्री बनना है। तो उसको एनर्जी चाहिए भारत को। भारत को बैटरी चाहिए, लैपटॉप को चलाने के लिए, मोबाइल को चलाने के लिए, यहाँ पे टैब को चलाने के लिए। क्योंकि जो बैटरी बनता है ना, लिथियम से बनता है, लिथियम आयन बैटरी से। और लिथियम का जो मोनोपोली है ना, वो चाइना के पास है। और चाइना क्या कर रहा है? अभी देने में आनाकानी कर रहा है। ऐसे ही आप देखो डिफेंस के सेक्टर में अमेरिका का, जो सुखोई है, उसके इंजन को लेकर जो है ना आनाकानी कर रहा है, दे ही नहीं रहा है भारत को। तो भारत को फिर अपनी तैयारी करने में दिक्कत होगा। इसलिए इन्होंने बताया कि जो ड्रोन है या यूएवी है ना, इसका प्रोडक्शन भारत खुद करे और अपनी ज़रूरत का लगभग 70% ना भारत खुद कर रहा है पूरा, 30% के लिए डिपेंडेंसी है। तो इस पे जो है ना फोकस करने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे एनसीईआरटी बुक, आप सभी पढ़ते हैं, सबने पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक। उसको अपडेट किया गया है। क्लास 8 का जो हिस्ट्री बुक है ना, उसको अपडेट किया गया है और उसमें जो मुगल काल है, आपने देखा था ना, मुगल काल का जो हिस्ट्री जो है ना, उसको बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है। क्योंकि आपने देखा कि जो आए थे ये सब कौन है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन वाले। उसने 200 साल तक भारत में राज किया। उससे पहले आपने देखा कि मुगल काल वाले जो ये सब अकबर, बाबर, औरंगज़ेब, इसने कितना क्रूरता के साथ भारत में राज किया, है ना? तो उसके बारे में जो है सच्चाई को अब लिखा जा रहा है, चीज़ों को अपडेट किया जा रहा है। पहले जो है ना अकबर को महान बनाया जाता था। महान वो नहीं था, वो क्रूर था, ठीक है? यहाँ पे लिखा गया है। और बाबर कौन था? एक हत्यारा था, एक आक्रमणकारी था। ये सब चीज़ को ना बढ़ा-चढ़ाकर अच्छा चीज़ दिखाने की कोशिश किया गया, मैनिपुलेट करने की कोशिश किया गया था। लेकिन एनसीईआरटी ने शोध के माध्यम से ये सब चीज़ को अपडेट किया, ध्यान रखिएगा। और ये जजिया वाला पूछता है, जजिया जो है ना, आपको बताते हैं जो जजिया है ना, ये गैर मुस्लिम, ठीक है? गैर मुस्लिम से वसूला जाता था। जो लोग तो ऐसा इसलिए लेके आया था ना जजिया वाला, जजिया जो टैक्स था मुस्लिमों के द्वारा, जो कम्युनिटी था उस समय जो मुगल काल वाला, कि जो लोग मुस्लिम जो है ना धर्म को नहीं अपनाएगा, उसको जजिया देना पड़ेगा। ऐसा उन लोग का मोटिव था, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। यहाँ पर देखिए, वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है, क्या नाम है इनका? संजय मल्होत्रा। ये क्वेश्चन अब पूछ लिया अभी, हाल-फिलहाल में जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, कि वर्तमान में जो है ना आरबीआई के गवर्नर कौन है? ये सब फैक्ट को इग्नोर नहीं करना। यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस में ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। एक तरफ जो है ना संस्था का नाम दे देगा, उसके प्रमुख का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है, ध्यान रखिएगा। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आरबीआई। आरबीआई का काम क्या है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और उसके लिए जिस मैकेनिज़्म को यूज़ करती है ना, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। एक होता है फिजिकल पॉलिसी, जो राज्य कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन के लिए, उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। जो आरबीआई करता है, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्वेश्चन बार-बार पूछा जाता है। एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट को अगर हम लोग कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, तो अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है ना शॉर्ट टर्म के लिए होता है। मान लीजिए जो कमर्शियल बैंक होते हैं, उसको पैसा चाहिए, तो जिस रेट पे खरीदता है ना, जो लेता है उधार आरबीआई से, उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है? लेकिन मान लीजिए कभी-कभी कमर्शियल बैंक के पास पैसा अधिक हो जाता है, वो समझ में नहीं आता है कहाँ इन्वेस्ट करे, तो सब चाहता है कि चलो एक सुरक्षित जगह रख दे, तो आरबीआई को दे देता है। तो इसके एवज में जो इंटरेस्ट जो पे करता है ना, कौन? आरबीआई, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। इस चीज़ को याद रखिएगा। मान लीजिए रेपो रेट को अगर कम करता है आरबीआई, तो इसका अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लोन लेना आसान हो जाएगा। जो हम लोग लोन लेते हैं ना, वो आसान हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये है चीता। आपको पता है ना कहाँ से लाए हैं हम लोग? नामिबिया से लाए हैं और साउथ अफ्रीका से लाए हैं।
इसको कहाँ बसाया है पता है ना आपको? मध्य प्रदेश के कुल्लू नेशनल पार्क में। अब इसको कहाँ बसाने की बात चल रही है? गंगा सागर, वो भी मध्य प्रदेश में है। लेकिन अब एक जगह है बन्नी ग्रासलैंड, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बन्नी ग्रासलैंड जो है ना किस राज्य में देखने को मिलेगा? ये है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ध्यान रखेंगे पहला फैक्ट। अभी जो है ना बन्नी जो ग्रासलैंड है ना, वहाँ की जो आबो-हवा है, जो वहाँ की पर्यावरण है, वो चीता के लिए जो है ना अच्छा माना जा रहा है। इसलिए जो है ना वहाँ पे इसको बसाने की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। और क्या है? बिरागना दुर्गावती जो टाइगर रिज़र्व कहाँ पे है? ये भी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो-जो टाइगर रिज़र्व है ना, उसको ध्यान में रखिएगा। या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसको याद रखिएगा। मध्य प्रदेश पूरा सालों भर न्यूज़ में रहा है और मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछेगा, तो वहीं से पूछ लेगा वहाँ से। अब बात करेंगे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना जो प्रशासन में कई चेंजेस किए हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब ये आर्टिकल पढ़िएगा ना, तो यहाँ पे लिखा गया है, रसिया जो यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है 3 साल से, इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है? मेंस में 70 मेंस बीपीएससी का जो हुआ ना, उसमें पूछ लिया, रशिया यूक्रेन के कारण, युद्ध के कारण। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि रसिया यूक्रेन के बीच में जो है ना, मुख्य वजह क्या है युद्ध का? और अभी तक सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया गया? तो यहाँ पे जो यूक्रेन का जो डिमांड है ना कि वो नाटो के साथ जुड़ना चाहता है। आपको बता दिया ना कि नाटो जो है एक सैन्य संगठन है। लेकिन रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है नाटो के साथ मेंबर बने। इसी को लेकर यहाँ पे युद्ध चल रहा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है? देखिए, ईरान और इज़राइल के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। तो यहाँ पे ऑपरेशन राइजिंग लायन, इसको याद रखिएगा। ऑप ये ऑपरेशन राइजिंग लायन क्या है? तो इज़राइल के द्वारा जो शुरू किया गया ना हमला ईरान पे, उसको जो है ना ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया गया। पहला फैक्ट याद रखिएगा। दूसरा क्या है कि जो ईरान में, इज़राइल में जो भारतीय बसे हैं, उसको भारत वापस सुरक्षित लाया जा रहा है। तो इसके लिए भारत ने एक ऑपरेशन लाया है, ऑपरेशन सिंधु। कहाँ गया ऑपरेशन सिंधु? ये देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लेगा ऑपरेशन सिंधु, अब पूछता भी है। ये हैं गांधी जी। तो यहाँ पे ये टॉपिक को मैं नहीं ले रहा था, लेकिन जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा ना, जहाँ से 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूछता है। उसके बाद जो है ना, गांधी जी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी उनका नाम पूछ लेता है एग्जाम में, महादेव देसाई। ये वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका बीपीएससी एग्जाम में ये वाला आ रहा है, याद रख लीजिएगा। गोलमेज सम्मेलन को आप लोग पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री में अगर पढ़ते हैं तो। 3 सम्मेलन हुआ था। एक हुआ था 30 में, एक हुआ था 1931 में और एक हुआ था 32 में। जो कांग्रेस था ना, ये 31 वाला में भाग लिया था। 30 में नहीं लिया था, 32 में नहीं लिया था। ध्यान रखिएगा। और इनका जो पेंटिंग बनाया था, उस समय जो पेंटिंग बना था जब वो राउंड कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेट लेने गए थे, तो एक पेंटिंग बना था। उस पेंटिंग को अभी जो है ना 1.7 करोड़ में बिका ऑक्शन के माध्यम से। यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि जो नदी विवाद है, नदी के जल को जो बाँटने को लेकर जो विवाद है, वैसा को क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि कृष्णा और गोदावरी, जो ये गोदावरी जो नदी विवाद है, इसके जल को लेकर, वो किस राज्यों के बीच में है? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। ये फैक्ट को याद रखिएगा। आपसे पूछेगा श्रीशैलम बांध बांध जो है ना, डैम जो है ना, किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये है पीएम धन्य धान्य कृषि योजना के बारे में यहाँ पर बात किया गया है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? उत्पादकता बढ़ाना, विविधीकरण पर जोर देना, टिकाऊ कृषि को अपनाना। साथ ही आपको बता दें, इसके और भी हैं लक्ष्य। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना, भंडारण करना और यहाँ पे ऋण की अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो ऋण होता है, लोन होता है, वो प्रदान करना। ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में 4 स्टेटमेंट बना देगा और पूछ लेगा आपसे। तो आप लोग इस चीज़ को पढ़िएगा बढ़िया से, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यहाँ पे जो है ना, बात किया गया है कि जो सांसद में बहुत लोग जो है ना घूमने जाते हैं टूरिस्ट लोग, ठीक है? जिसको आगंतुक बोलते हैं। तो उनके लिए जो है ना बेहतर खाना की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ये सब बढ़िया चीज़ है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मोटे अनाज को लेकर, ठीक है? मोटे अनाज का प्रोडक्शन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? सबसे अधिक होता है मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? आप लोग बताइएगा कमेंट में। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2023 का यूएनओ ने जो है ना घोषणा किया था कि हम मोटे अनाज का वर्ष जो है मनाएँगे, यूएनओ के द्वारा। ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और हमारे शरीर के लिए जो है ना, बॉडी के लिए, ग्रोथ के लिए प्रोटीन और फाइबर बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो जो खाना जो हमें मिलेगा, मेस का जो फैसिलिटी होगा, वो फाइबर युक्त हो और प्रोटीन युक्त हो, इस पे फोकस किया गया है। उसके बाद आइए मैप पे। कल हम लोग देखे थे नेपाल वाला एरिया, आज हम लोग देखेंगे वेस्ट बंगाल वाला एरिया। बिहार का बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, तो 3 जिला टच करता है वेस्ट बंगाल से। एक हो गया किशनगंज, एक होता है पूर्णिया, एक होता है कटिहार। ये तीनों को याद रखिएगा। किशनगंज, पूर्णिया
और कटिहार। और सबसे ज़्यादा चाय का प्रोडक्शन बिहार में कहाँ होता है? किशनगंज में। पूर्णिया में कपास का प्रोडक्शन होता है, याद रखेंगे आप। आज हम लोग इसको देख लेते हैं, कल हम लोग देख लेंगे साउथ पार्ट को। ये अफ्रीका, नाम्बिया अभी न्यूज़ में चल रहा है चीता को लेकर, साउथ अफ्रीका चल रहा है और इसके बीच में बोत्सवाना है, इसको ध्यान रखिएगा। माली को लेकर आपको पता है ना, लिथियम को लेकर अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं माइनिंग करने को लेकर। अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, अभी आज का भी टॉपिक देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूक्रेन किन-किन देश के साथ साझा कर रहा है? बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा। तो इसके दक्षिण में मोल्डोवा है और उत्तर में इसका बेलारूस है। ये दोनों याद रखिएगा, अभी जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्ट वहाँ पे। एससीओ के जो 10 मेंबर है ना, उसके बारे में याद रखिएगा, रसिया, मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। अफगानिस्तान के साथ जो देश शामिल है ना, जो आप बाउंड्री साझा करते हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यूपीएससी ने उसको पूछा है। अभी इजराइल चल ही रहा है, ऑपरेशन लायन को देखा आपने, इजिप्ट के साथ, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान के साथ सीमा साझा करता है। कच्चातीवू ऐप जो है आइलैंड है ना, वो भारत और श्रीलंका के बीच में विवादित है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, नीलगिरी को लेकर क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यहाँ पे मिलता है। अभी कृष्णा और गोदावरी आपने देखा ना, गोदावरी और कृष्णा नदी किसके बीच में विवाद है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में, इसलिए न्यूज में आ गया है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। इंडस रिवर न्यूज में चला था पाकिस्तान को लेकर, इसको याद रखिएगा। ये जो तिब्बत वाला एरिया है, इसको याद रखिएगा। ये तमाम फैक्ट को हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अपना कमेंट देना ना भूलें। मैं बार-बार कह रहा हूँ, कमेंट दीजिएगा आप लोग। आप लोग क्यों नहीं देते हैं? क्या लिखने नहीं आता आप लोग को? नहीं लिखने आता तो वहाँ पे कुछ और लिख दीजिए। आई गॉट इट, कंप्लीटेड, कुछ तो लिखिए वहाँ पे, ताकि हमें लगेगा कि हाँ, आप लोग जो है ना रेगुलर बने हुए हैं। ठीक है? धन्यवाद।